हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के जेनेटिक्स पेपर का टॉपिक है। प्लांट ब्रीडिंग जो दिया गया है वह 5 यूनिट में दिया गया है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पहले 5 यूनिट बता दीजिए, तो मैं पहले प्लांट ब्रीडिंग का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे जेनेटिक्स के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे मेंडलिज्म है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंकेज है, सारे टॉपिक्स, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इन सारे को कवर करेंगे। पर आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग को। प्लांट ब्रीडिंग में हमारे सिलेबस में प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप और प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, तो अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। इस चैनल पे आप लोगों को बॉटनी से रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप के बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम के बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तथा प्रेजेंट टाइम के आवश्यकता को देखते हुए हमें आजकल क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज करने की आवश्यकता है। इस जरूरत की पूर्ति के लिए हम प्लांट के जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं और दो प्लांट के कैरेक्टर्स को एक प्लांट में लाते हैं, अर्थात टू या मोर डिजायरेबल प्लांट के कैरेक्टर को मिला करके प्लांट विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम किसे कहेंगे? आजकल का जो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आवश्यकताएं जो हैं, इसको देखते हुए हमें इन चीजों की जरूरत हो रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स की उत्पादकता लें। लेकिन मान के चलो एक क्रॉप्स प्लांट है, इस प्लांट में से प्रोडक्शन काफी कम हो रहे हैं और एक प्लांट है जिसमें से प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन लें, तो हम इस प्लांट को उगाएँगे। लेकिन इस प्लांट में अच्छे क्वालिटी नहीं है, कुछ क्वालिटी है जो इस प्लांट के पास बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट के बीच ब्रीडिंग कराएँगे और ब्रीडिंग करा करके इन दोनों प्लांट से एक नया प्लांट तैयार करेंगे। और नया प्लांट जो तैयार करेंगे, उस प्लांट में इसके भी गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे। तो ये जो प्लांट बनेगा, इस प्लांट में दोनों के गुण होंगे और ये ज़्यादा उत्पादकता भी देगा, अच्छा क्वालिटी वाला भी होगा। तो हम लोग आजकल के जो प्रेजेंट टाइम के आवश्यकता को देखते हुए प्लांट ब्रीडिंग करा करते हैं और प्लांट ब्रीडिंग करा करके हम नए प्लांट बनाते हैं जो हमारे जरूरतों को पूरी कर सके, ठीक है। या फिर दो प्लांट के बीच हम लोग ब्रीडिंग कराने वाले हैं, इसके और इसके बीच। तो ब्रीडिंग के दौरान हम लोग इस प्लांट के या इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस कर देंगे, इनमें कुछ चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसा हम कैरेक्टर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर से ब्रीडिंग करा करके हम नया प्लांट बनाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन उद्देश्य क्या हो जा रहा है? प्लांट ब्रीडिंग अगर हम कराते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग करा करके हम लोग क्रॉप की क्वालिटी को सुधारते हैं, क्रॉप की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि क्रॉप्स प्लांट ही हो, बड़े ट्री के भी हम लोग क्वालिटी को सुधार सकते हैं, उनके भी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्लांट या क्रॉप्स की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी को अच्छे करने के लिए हम लोग दो या फिर दो से अधिक प्लांट, डिजायरेबल प्लांट मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा प्लांट के कैरेक्टर को मिला करके नया प्लांट विकसित करते हैं। इसी टेक्निक को ही प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है, ठीक है। प्लांट का मतलब है पौधा, ब्रीडिंग का मतलब होता है उनका रिप्रोडक्शन करना वांछित तरीके से, जैसा हम चाहते हैं वैसा उनका रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है। उसको हम लोग ब्रीडिंग बोलते हैं। आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पौधे की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके उनकी क्वालिटी को सुधारा जाता है या सुधार किया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग पौधे के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करेंगे, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे और उसके क्वालिटी को सुधारते हैं, प्लांट के क्वालिटी को। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग।
एक दूसरा डेफिनेशन भी है, प्लांट ब्रीडिंग इज द टेक्नोलॉजी टू डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटी को डेवलप करते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले वेराइटी को डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, इसका हिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ एक चीज जानने हैं, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, तो इसमें एक चीज आप याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कौन है? फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है जोसेफ कोसल रिटर, है ना। तो जोसेफ कोसल रिटर जो है, इनको फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। और फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के फादर कौन है? इंडिया में फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है डॉक्टर बीपी पाल को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का क्या नेचर होता है? तो पहला है इसमें आर्ट्स। प्लांट ब्रीडिंग में स्किल्स एंड क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, इस कारण प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट्स कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग का नेचर आर्ट्स जैसे है। आर्ट्स जैसे क्यों है, कला क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोगों को स्किल लगाना पड़ता है और क्रिएटिविटी लगाना पड़ता है। मान लो हम लोग दो प्लांट के बीच ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ब्रीडिंग कराने के लिए हम कैसे करेंगे, या कैसे इनके जीन में मैनिपुलेशन करेंगे कि ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें। तो उसके लिए हमें चाहिए क्रिएटिविटी, स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो स्किल और क्रिएटिविटी लगाया जाता है, इसलिए इसको आर्ट्स कहा जाता है, या आर्ट्स के जैसे माना जाता है। तो इसका एक नेचर हो गया आर्ट्स के जैसा। ठीक है, दूसरा है साइंस। प्लांट ब्रीडिंग में साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, इस कारण इसमें साइंस भी यूज होता है। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग कैसे कराएंगे प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड का तो यूज करते ही हैं। तो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, इसका मतलब साइंस इन्वॉल्व है। तो ये एक तरीके का साइंस भी हो गया, आर्ट्स भी हो गया और साइंस भी हो गया, ये दोनों ही इसके नेचर हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग के लिए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने के लिए टेक्निक का यूज करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग साइंटिफिक मेथड का तो इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक मेथड यानी एक प्रॉपर मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग का, रैंडम ब्रीडिंग नहीं कराया जाता है। तो वो जो मेथड होता है वो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। पर उस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स की तो आवश्यकता होगी ना। कैसे फिर ब्रीडिंग कराएंगे अगर कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो यहाँ पे कोई ना कोई एक टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका जो नेचर है वो टेक्नोलॉजी जैसा भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का जो नेचर है आर्ट्स जैसा है, साइंस जैसा है और टेक्निक के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला है टू डेवलप हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटी को बनाना। क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए हम हाइब्रिड या कुछ अन्य तरीके से प्लांट के जीनोटाइप्स में चेंजेस करते हैं, जिससे हमें हाई यील्डिंग प्लांट्स वेराइटी मिल सके। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स के यील्ड को बढ़ाने के लिए, मान लो एक प्लांट है, इसके यील्ड बढ़ाना मतलब इसके प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन दे। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस प्लांट के जीनोटाइप में कुछ चेंजेस कर देते हैं। और जीनोटाइप में चेंजेस करते हैं, और चेंजेस भी इस तरीके का करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, रैंडम चेंजेस नहीं ना। इसलिए तो साइंस लगाते हैं ना, साइंटिफिक मेथड लगाते हैं। तो एक प्रॉपर मेथड से इनके जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज करेंगे, जीनोटाइप को चेंज करेंगे, ताकि इनमें यील्डिंग बढ़ जाए। तो ये एक उद्देश्य हुआ इनका, एक ऑब्जेक्टिव्स हुआ। जैसे इसका एग्जांपल ग्रेन यील्ड या फाइबर यील्ड। हम लोग फाइबर की मात्रा ज्यादा चाहते हैं किसी प्लांट में, तो भी हम लोग उसके जेनेटिक कंपोजिशन में मैनिपुलेशन करेंगे। या हम चाहते हैं कोई फसल है, धान ही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेन दाने लगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्रॉप में क्वालिटी लाना, अर्थात क्रॉप्स के क्वालिटी में सुधार लाना है, जिससे क्रॉप का मार्केट में डिमांड बढ़े। ब्रीडिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग जो प्लांट है, मान के चलिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट के क्वालिटी में सुधार लाएं, इस प्लांट के क्वालिटी को बढ़ाएं, ताकि इस प्लांट का मार्केट में डिमांड बढ़े। मान लो धान की कोई वेराइटी है, तो धान के क्वालिटी को हम लोग ऐसा बढ़ा दें कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी हो या सुगंधित हो, तो उसका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका?
प्लांट ब्रीडिंग का। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चावल में लंबाई में वृद्धि व सुगंध, जैसे बासमती चावल का लंबाई में वृद्धि या ज्यादा लंबा होता है। उसके अलावा सुगंध होते हैं इसमें, ठीक है। उसी तरीके से गेहूं में चपाती बनाने की गुणवत्ता को बढ़ाना, ऐसे गेहूं बनाना कि उसमें से जो चपाती बने वो बहुत अच्छा बन पाए। टमाटर में देर से पकने की गुणवत्ता, टमाटर कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे पक जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके लेट तक पकने की गुणवत्ता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक कई सारे क्वालिटी में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव्स है इसका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप करना। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट उत्पन्न करना जिससे केमिकल का यूज कम हो। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट मतलब बीमारियों के लिए प्रतिरोधक प्लांट बनाना। अगर बीमारियों के लिए प्रतिरोधक प्लांट है, उसमें बीमारी आसानी से लगते नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, हम लोगों को रासायनिक दवाएं, केमिकल्स का यूज कम करना पड़ेगा। केमिकल्स के यूज से हम बच सकते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाने में भी प्लांट ब्रीडिंग महत्वपूर्ण है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस या चेंज मेचुरेशन ड्यूरेशन। मेचुरेशन ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं जिससे क्रॉप साइकिल शॉर्ट टाइम का हो जाएगा, जिससे एक साल में ज्यादा उपज लिया जा सकता है। मान के चलो हम लोग किसी फसल को साल भर में 2 बार लगा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा फसल है जिसको पकने में 6 महीने का समय लगता है, तो हम लोग साल भर में 2 फसल ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके मेचुरेशन ड्यूरेशन को कम कर दें, 6 महीने में जो पकता है उसको 4 महीने में पकने वाला बना दें, तो क्या होगा, हम लोग वही फसल को 3 बार कर सकते हैं साल भर में। तो हमें फायदा होगा ना, फार्मर को फायदा होगा। तो इस तरीके से मेचुरेशन ड्यूरेशन, पकने के समय को या फसल तैयार होने के समय को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कोई एक सीजन का फसल है, ठंडी सीजन में होती है, तो ठंडी सीजन के फसल 4 महीने में तैयार होती है, तो उसका अगर ड्यूरेशन हम लोग 2 महीने का कर दें, तो ठंडी सीजन में उसी फसल को 2 बार उगा सकते हैं। तो इससे जितने भी किसान भाई हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, जितने भी फार्मर हैं उनको बेनिफिट मिलेंगे इससे, ठीक है। तो हम लोग मैच्योरेशन ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स को यानी हम लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा गुण इनमें ला सकते हैं। क्रॉप्स में अपने अकॉर्डिंग ट्रेट्स को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेट्स मतलब गुण, कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग ट्रेट्स को हम जैसा चाहे, जितना मर्जी चाहे वैरायटी हम लोग ला सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। जैसे हम चाहें ज्यादा ब्रांचिंग ना हो तो ज्यादा ब्रांचिंग वाला ना हो, कम लंबाई हो या ज्यादा लंबाई हो या ज्यादा ब्रांचिंग हो, जैसा चाहे हम वैसा। या दूसरे गुणों में फल छोटे हों पर मीठे हों, बड़े हों पर मीठे हों, जैसा हम चाहते हैं वैसा यहाँ पे हम लोग वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसको बोला जाता है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप फोटो एंड थर्मोसेंसिटिविटी। लाइट के लिए और टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस बनाना। जैसे देखो, किसी एक प्रकार के लाइट या टेम्परेचर में उगने वाले प्लांट को दूसरे लाइट या टेम्परेचर के लिए उपयुक्त बनाकर ऑफ सीजन में क्रॉप्स को उगा सकते हैं या दूसरे एरिया में उगा सकते हैं। मानकर चलो हम लोग किसी फसल का खेती करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में खेती करते हैं, छत्तीसगढ़ का जैसे टेम्परेचर मतलब मध्य भारत का जैसे टेम्परेचर, जितना यहाँ पे प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग फसल होगा। लेकिन यहाँ के फसल को हम लोग हिमाचल में ले जाके करें तो वहां तो ठंडा है, तो यहाँ के फसल वहां नहीं सह पाएंगे टेम्परेचर को और लाइट कम पड़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ के फसल वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या वहां हिमाचल के कोई फसल है या कोई प्लांट है, उसको हम लोग ला करके छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उगाएं, मध्य भारत में, तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम लोग ऐसे गुणों को डेवलप कर सकते हैं प्लांट में कि हम लोग हिमाचल के प्लांट को लाए और यहाँ छत्तीसगढ़ में उगाए, यहाँ भी प्लांट सर्वाइव कर गया क्योंकि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग द्वारा ऐसे प्लांट डेवलप किए हैं जो टेम्परेचर को सह सकता है, यहाँ के टेम्परेचर के लिए भी यूज टू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोटो एंड थर्मोसेंसिटिविटी प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट है, टू डेवलप सिनक्रोनस मैच्योरिटी। तुड़ाई करने वाले क्रॉप्स को एक समय में मैच्योर करने के लिए। जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको तोड़ते हैं, जैसे कि कॉटन में से हम लोग कॉटन को तोड़ते हैं प्लांट में से, ठीक है। तो अगर कॉटन में कुछ कॉटन जल्दी
तोड़ने योग्य हो जाए, कुछ लेट से तोड़ने योग्य हों। तो ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत लंबे समय तक लेबर की खर्च करने पड़ेंगे या मेहनत करने पड़ेंगे। हमें पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम ऐसा करें कि सारे के सारे फसल एक साथ मैच्योर हों, एक साथ उनको तोड़ा जाए। ऐसा अगर हम प्लान डेवलप कर दें तो जिन फसल को तोड़ने में 1 महीने का समय लगता था, पूरा महीना भर तोड़ते रहते थे, उसको सिर्फ महीने के एंड में जाके हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इससे भी फायदे होते हैं। तो हम लोग सिंक्रोनस मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। मतलब हम लोग तुड़ाई करने वाले क्रॉप्स को एक साथ मैच्योर करवाने वाला गुण डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। कुछ फसलों में टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको रिमूव करने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मस्टर्ड प्लांट में यूरेइक एसिड, खेसारी में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। तो इन सब को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं और ऐसा प्लांट डेवलप कर सकते हैं कि जो हम लोग मस्टर्ड बनाए या खेसारी बनाए उसमें ये सारे टॉक्सिक पदार्थ पाए ही ना जाए, ठीक है? तो टॉक्सिक कंपाउंड को रिमूव करने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस है, एक ऑब्जेक्टिव्स है इसका, ठीक है? नेक्स्ट है टू डेवलप वेराइटीज फॉर न्यू सीजन। किसी दूसरे सीजन में या ऋतु में उगाए जाने वाले क्रॉप का विकास करना। मतलब हम लोग किसी दूसरे सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप का भी विकास कर सकते हैं। जैसे कोई एक क्रॉप है जिसको ठंडी सीजन में उगाया जाता है, तो हम लोग उसको किसी दूसरे सीजन में जैसे गर्मी में भी उगाने वाले क्रॉप के रूप में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। मतलब एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंस या टॉलरेंस प्लांट बनाना। एबायोटिक स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा धूप के कारण स्ट्रेस, पानी ना मिलने के कारण स्ट्रेस। कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़े प्लांट हैं, उनके नीचे छोटे प्लांट हैं, तो छोटे प्लांट तक लाइट नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पे क्या हो रहा है छोटे प्लांट के लिए? लाइट स्ट्रेस है। किसी प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा है, तो भी उसके लिए लाइट स्ट्रेस है। किसी प्लांट को टेम्परेचर कम पड़ रहा है, जैसे घने जंगल है, नीचे जो प्लांट हैं, उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है, तो उनको टेम्परेचर स्ट्रेस है। किसी प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो भी उनको टेम्परेचर स्ट्रेस है। या किसी प्लांट को वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो वाटर स्ट्रेस है। इस तरीके से एबायोटिक चीज़ें मतलब अजीवित चीज़ों का जो स्ट्रेस होता है, उसको हम लोग एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस को सहने वाले प्लांट भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप डोरमेंसी। टू डेवलप डोरमेंसी का मतलब क्या है? डोरमेंसी मतलब होता है प्रसुप्तावस्था, यानी कि बीज के अंकुरण ना होने की अवस्था। जैसे किसी प्लांट के बीज में डोरमेंसी नहीं है, प्रसुप्तावस्था नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही मैच्योर हुआ बीज, वर्षा हो गया तो तुरंत वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे मान लो धान में प्रसुप्तावस्था नहीं होता, तो धान को हम रख ही नहीं सकते। धान काट के लाते, कुछ समय बाद वो अंकुरित हो जाते, तो उनको फिर से बोना पड़ जाता, ठीक है? लेकिन प्रसुप्तावस्था होती है, जिसके कारण वो अंकुरित अवस्था में नहीं जाते, अअंकुरित अवस्था में ही रहते हैं। तो जो फसलें ऐसे हैं, जिनमें डोरमेंसी नहीं है, तुरंत वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ हम लोग डोरमेंसी को बढ़ा सकते हैं और जिनमें डोरमेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग डोरमेंसी पीरियड को कम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मूँग में, व्हीट में, इन सब में। नेक्स्ट है टू डेवलप नॉन शटरिंग कैरेक्टर। कुछ फलियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, कुछ देरी में, तो जल्दी परिपक्व होती हैं वे चटक जाती हैं और बीज गिर जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जनरली जैसे दाल वगैरह, अरहर ही है मान लो, तो कुछ फली जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कुछ लेट से। तो जो लेट से परिपक्व होता है वो तो परिपक्व होते ही रहेंगे, लेकिन जल्दी जो परिपक्व होता है वो सूख करके चटक जाता है, तो उनका जो बीज होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसा प्लांट बना सकते हैं कि जिनमें हम लोग फलियों को चटकने से रोक सकें। यानी कि ऐसा प्लांट बनाएँगे जिनके फली मैच्योर होने के बाद में भी अपने आप ना चटकें या एक साथ मैच्योर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ प्लांट ब्रीडिंग का। नेक्स्ट है टू डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट हमने पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी का आप लेक्चर देख सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब एक प्लांट में से अगर हम लोग किसी दूसरे प्लांट में डीएनए को स्थानांतरित करें, तो इस दूसरे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है? ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में भी प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ स्कोप देख लेते हैं। स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप है नंबर ऑफ वेराइटीज इवॉल्व्ड। हम लोग प्लांट के वैरायटी को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे रिसर्च कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कोप हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे स्कोप होंगे, पर ये मेन है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, या जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, आप लोग बस देखते जाइएगा। प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस प्लांट या क्रॉप्स का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं उसके सारे वेराइटीज को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक आदि से हम लोग वेराइटीज को कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी प्लांट का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं उस प्लांट के सारी वेरिएबिलिटीज को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग किसी प्लांट का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं, कोई सा भी प्लांट, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, चलो ऑरेंज ही ले लेते हैं। ठीक है, एक संतरे का प्लांट ले लेते हैं। मान लो हम लोग संतरे का ऐसा प्लांट चाह रहे हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का गुण हो और उसके फल बड़े और मीठे हों। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंस का गुण और फल बड़े और मीठे होने चाहिए, ये 2 गुण हम लोग एक ही प्लांट में चाहते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि वो प्लांट सभी प्रकार के बीमारियों से लड़ सके, उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हम लोग ऐसे संतरे के प्लांट को चुनेंगे जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का गुण हो और उनके जिसके फल मीठे और बड़े हों। तो ऐसे ढेर सारे वैरायटी अलग अलग जगह से, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में इन चीजों को कर रहे हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर हिमाचल से कुछ लेकर आए, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ गुजरात से। इस तरीके से अलग अलग एरिया से हम लोग अलग अलग ढेर सारे वैरायटी ऑरेंज के इकट्ठा कर लेंगे। इसके लिए हम लोग कोई बॉटनिकल गार्डन से भी ला सकते हैं या सीड बैंक वगैरह से उनके बीज ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो ढेर सारा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप 2, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे और पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या स्टेप करते हैं, देखो डिजायरेबल ट्रेट्स या कैरेक्टर वाले प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जितने भी ऑरेंज के वेराइटीज इकट्ठा किए थे उसमें से हम लोग डिजायरेबल ट्रेट कहने का मतलब हम लोग जैसा गुण चाहते हैं वैसे गुणों वाले प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। तो हम लोग इतने सारे वैरायटी इकट्ठा किए हैं, इसमें से एक ए प्लांट है, एक ए, एक ए, एक ये 4 प्लांट ऐसे हैं जो डिजायरेबल ट्रेट वाले हैं, मान के चलो जैसा हम चाहते थे वैसे लक्षणों वाले हैं। तो इनको हम लोग सिलेक्ट करके अलग कर लेंगे। पहला काम इसके अंदर किए। उसके बाद डिजायरेबल ट्रेट्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद प्लांट्स को डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा करके देखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्लांट्स जेनेटिकली अच्छे हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण अच्छे ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग ये जो अलग से सिलेक्ट किए हैं इन प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, इन प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उगा करके देखेंगे। जैसे कुछ प्लांट को हम लोग बहुत ठंडी एरिया में, कुछ को गर्म एरिया में, कुछ को मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में, कुछ को सूखे क्षेत्र में, कुछ को ज्यादा धूप वाले क्षेत्र में, इस तरीके से अलग अलग एरिया में, अलग अलग राज्य में भी उगा सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक है तो किसी को गुजरात दे दिए, किसी को महाराष्ट्र दे दिए, किसी प्लांट को मध्य प्रदेश में। ऐसे हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए फार्मर को दे देते हैं, ठीक है, उगाने के लिए। और जब फार्मर इसको उगा लेते हैं तब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो प्लांट हैं एक्चुअल में हम जैसा गुण चाहते हैं वैसे गुण वाले हैं या नहीं है। अगर हम जैसा गुण चाहते हैं वैसा गुण वाले हैं ये प्लांट, तो हम लोग उन प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं वहां से, और जो वैसे गुण वाले नहीं हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखो हम लोग अलग अलग एरिया में उगा करके तो देख लिया हम जैसे कैरेक्टर चाह रहे हैं वैसे कैरेक्टर वाले हैं या नहीं प्लांट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक करवा करके देखते हैं। हो सके जो हम अलग अलग एरिया में प्लांट उगाने के लिए दिए थे, किसी को हम छत्तीसगढ़ में उगाए थे, किसी को मध्य प्रदेश में, तो इन प्लांट में हो सके डिजीज ना आया हो, तो हम लोग क्या करा करके देखते हैं, इनके ऊपर डिजीज का अटैक करवा के देखते हैं, इनके ऊपर रोग
उत्पन्न करके देखते हैं कि ये सह पाते हैं या नहीं, इनमें रोग लग पाता है या नहीं। अगर हम इनमें डिजीज का अटैक करवाते हैं, पैथोजन का अटैक करवाते हैं, डिजीज का अटैक कहने का मतलब पैथोजन का, जो डिजीज उत्पन्न करते हैं उन जीवों को हम लोग पैथोजन कहते हैं ना। तो पैथोजन का अटैक करवाते हैं और पैथोजन का अटैक कराने के बाद भी ये अगर डिजीज रेजिस्टेंस निकलते हैं, तब इनको हम लोग मानते हैं कि ये डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देन प्लांट्स को लेबोरेटरीज में ले जाकर उसके जेनेटिक कंपोजिशन को चेक करते हैं। देखो हमने क्या क्या काम किया। पहले तो हम लोग उसको अलग अलग एरिया में उगा करके देखा, तो बड़े फल मिले, मीठे फल मिले, डिजीज रेजिस्टेंस भी दिखे। फिर हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस एक्चुअल में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग वहां पे पैथोजन का अटैक करवा के देखा, फिर भी डिजीज रेजिस्टेंस निकले। तो अब हम लोग फाइनल टेस्ट करेंगे कि क्या इनके जेनेटिक कंपोजिशन भी ठीक ठाक है या इन्वायरमेंटल कारणों से डिजीज रेजिस्टेंस है। तो हम लोग लैब में ले जाएंगे और इनके जेनेटिक कंपोजिशन को भी चेक करते हैं। इस प्रकार जेनेटिकली गुड ट्रेट्स वाले प्लांट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जेनेटिक कंपोजिशन को चेक किए, जो अच्छे प्लांट थे जेनेटिकली उनको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात डिजायरेबल ट्रेट्स का प्योर लाइन प्राप्त करते हैं। प्योर लाइन मतलब प्योर डिजायरेबल ट्रेट्स, मतलब जो हम चाह रहे हैं उसमें प्योर जेनेटिक कंपोजिशन हो, वो लार्ज ही फ्रूट बने उसमें और मीठा ही बने, या वो रोग प्रतिरोधक वाला ही बने। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस ही बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए डिजायरेबल जीनोटाइप वाले प्लांट को 2 to 4 जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराते हैं, जिससे हमें प्योर लाइन या होमोजाइगस जीनोटाइप प्राप्त होता है। जैसे लार्ज ऑरेंज साइज वाले प्लांट को लार्ज ऑरेंज साइज वाले प्लांट के साथ ही 2 से 4 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन कराते हैं। उसी प्रकार लार्ज और डिजीज रेजिस्टेंस फ्रूट वाले प्लांट को लार्ज और डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट के साथ ही 4 से 5 जनरेशन या 3 से 4 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, सबसे पहले हम लोग ढेर सारे प्लांट को कलेक्ट किए, उसके बाद में उनमें से किन प्लांट को हम लोग ब्रीडिंग करने वाले हैं उनका टेस्ट करके छांट लिए। टेस्ट भी कैसे किए, पहले अलग अलग एरिया में उगाए, जेनेटिक टेस्ट किए, पैथोजन का अटैक करवाए, फिर प्योर लाइन प्राप्त किए। इस तरीके से हम लोग जिन प्लांट को उगाना चाहते हैं, जिनका ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, उनको हम लोग अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यदि प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो जिस प्लांट में ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर है उनको फीमेल प्लांट के रूप में लेते हैं, और जिनमें कम डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको मेल प्लांट के रूप में लेते हैं। मान लो ए एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों प्लांट के बीच हम लोग रिप्रोडक्शन कराने वाले हैं। तो इन प्लांट में से जिन प्लांट में ज्यादा कैरेक्टर है, जैसे हम जो जो कैरेक्टर चाहते हैं, बड़ा फ्रूट साइज और मीठा, 2 कैरेक्टर चाहते हैं, और तीसरा कैरेक्टर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो डिजीज रेजिस्टेंस का गुण इसमें है, इस बी प्लांट में, और इस ए प्लांट में बड़ा फ्रूट साइज और मीठा का गुण है। तो ज्यादा गुण किसमें हुआ, इसमें 2 गुण हुए, इसमें 1 गुण हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 गुण वाला प्लांट है इस प्लांट को हम लोग फीमेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे, और जो कम गुण वाला प्लांट है उसको हम लोग मेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, पर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो जिनमें ज्यादा कैरेक्टर है उनको फीमेल के रूप में लेना है, और जिनमें कम कैरेक्टर है उनको मेल के रूप में लेना है। और दोनों में बराबर कैरेक्टर है तो किसी को भी मेल फीमेल के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट प्लांट्स मेल और फीमेल। सबसे पहले मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद में इमेस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, फिर डस्टिंग, फिर टैगिंग। इन स्टेप को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप को बहुत ही डिटेल से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा, मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करना। तो मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो जिन प्लांट में ज्यादा कैरेक्टर होगा उसको हम लोग फीमेल मानेंगे, और जिसमें कम कैरेक्टर होगा उसको मेल मानेंगे। ठीक है, कम कैरेक्टर ज्यादा कैरेक्टर का क्या मतलब, हम जैसा चाहते हैं वैसा कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसको फीमेल, और जिसमें कम होगा उसको मेल मानेंगे। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो, और यूनिसेक्सुअल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो मेल है वो मेल होगा, जो फीमेल है वो फीमेल होगा।
तो पहला स्टेप हम लोग मेल फीमेल का सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जिस प्लांट को हम लोग फीमेल मानते हैं उस प्लांट का किया जाता है। और इमेस्कुलेशन क्या होता है, देखो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इनमें से हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तोड़कर या काट कर हटा देते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस वाले में यहाँ पे केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग हटा दिए हैं। तो जिस प्लांट को हम लोग फीमेल मानते हैं उस प्लांट के फ्लावर में से हम लोग क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने देते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देना ही क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। ये सेकेंड स्टेप हुआ। अब हम लोग थर्ड स्टेप क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग का क्या मतलब होता है समझिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया, जिसको फीमेल प्लांट माने थे उसमें से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा दिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने दिए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका स्टिग्मा कुछ इस तरीके से है। तो इसके स्टिग्मा में कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए यहाँ पे स्टिग्मा में, इसलिए इसको हम लोग एक कवर से इस तरीके से पॉलीबैग से ढक देते हैं इस स्टिग्मा को, या फिर पूरे फ्लावर को ही हम लोग पॉलीबैग से ढक देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। और ऐसा क्यों करते हैं बैगिंग, ताकि इस फ्लावर के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर से या किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आकर ना गिर जाए। ठीक है, अगर दूसरे ऑरेंज के पौधे से पोलन ग्रेन आकर यहाँ पे गिर जाता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन कर जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैगिंग करके रखते हैं, इसको पॉलीबैग से कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखिए कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, बैगिंग हम लोग कर लिए जो फीमेल प्लांट में करना होता है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन के लिए हम लोग मेल प्लांट में से इसका पोलन ग्रेन ले लेते हैं, किसी एक पात्र में इसके पोलन ग्रेन को इकट्ठा कर लेंगे। इनके एंथर में से पोलन ग्रेन को निकालेंगे जब मैच्योर हो जाएगा और किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डस्टिंग का। तो डस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन कलेक्ट किए हैं उसमें एक ब्रश लेते हैं, जैसा हम लोग साफ करते हैं ना डिसेक्शन बॉक्स में जो छोटा ब्रश होता है जिससे हम लोग स्लाइड वगैरह को साफ करते हैं, नीडल वगैरह को साफ करते हैं, उसी टाइप का एक छोटा ब्रश लेते हैं। उस ब्रश को पोलन ग्रेन में डीप करते हैं। जब पोलन ग्रेन में डीप करते हैं ब्रश को तो पोलन ग्रेन चिपक जाता है ब्रश में। अब जो ब्रश में चिपका हुआ पोलन ग्रेन है तो उस ब्रश को हम लोग लेते हैं और इस पॉली बैग को हटाएंगे, यहाँ से जो बैगिंग किए थे उस बैग को हटाएंगे, पॉली बैग को, और इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ब्रश को झाड़ देते हैं। जब ब्रश को इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर झाड़ देंगे तो पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में गिरेगा। ठीक है, और पोलन ग्रेन जैसे ही इसके स्टिग्मा में गिरेगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रश को डीप किए पोलन ग्रेन में और ब्रश को लेकर इसके ऊपर डस्टिंग कर दिए, झाड़ दिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डस्टिंग बोलते हैं। और डस्टिंग करने पर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे जर्मिनेट करके मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट को ओवरी के अंदर तक पहुंचा देता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, और जो सीड बनता है उसी सीड से हम लोग एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट या F1 जनरेशन का प्लांट कहते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो कर दिए हम लोग, प्लांट ब्रीडिंग तो करा दिए, पर अभी भी इसका टेस्टिंग बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टेप 4, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है, कौन सा हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है, ये जो नया प्लांट बना है इस प्लांट को हम लोग हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो इसी प्लांट को हम लोग लेते हैं। तो ऐसा एक तो प्लांट नहीं बनेगा ना, बीज तो कई सारे बनेंगे, तो कई सारे ऐसा हाइब्रिड प्लांट हमें मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है उसका सुपीरियर हम लोग ढूंढेंगे। सुपीरियर मतलब एकदम प्योर लाइन क्वालिटी वाला। तो जो हाइब्रिड प्लांट है उस हाइब्रिड प्लांट को हम लोग क्रॉस करा देंगे, 2 हाइब्रिड प्लांट को फिर से रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनमें हम जैसा गुण चाहते हैं सेम टू सेम वैसा गुण वाला हो, और कुछ में वेरिएशन मिलेगा, कुछ अलग भी मिलेंगे, नॉन डिजायरेबल बोलते हैं उनको F1 जनरेशन में।
तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, जो हम चाहते हैं, जैसा गुण हम चाहते हैं वैसे गुण वाले प्लांट को बोलते हैं सुपीरियर प्लांट। तो सुपीरियर प्लांट को ही लेंगे और सुपीरियर प्लांट को आपस में रिप्रोडक्शन करा देंगे। जब F1 जनरेशन में प्राप्त सुपीरियर प्लांट को आपस में रिप्रोडक्शन कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर सुपीरियर लिए रिप्रोडक्शन कराए, तो फिर से F2 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ सुपीरियर मिलेंगे और कुछ नॉन डिजायरेबल मिलेंगे। तो नॉन डिजायरेबल को हटाओ, सुपीरियर को फिर से रिप्रोडक्शन कराओ। यहाँ देखिए सुपीरियर को रिप्रोडक्शन कराए, तो F3 में सुपीरियर 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 ऐसा मिलेंगे, नॉन डिजायरेबल मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर F3 में भी नॉन डिजायरेबल मिले तो फिर से एक जनरेशन आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से, तो F4 में हमें सुपीरियर ही सुपीरियर मिलेंगे। इस तरीके से जो सुपीरियर वैरायटी है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब सिलेक्शन तो कर लिए यहाँ पे सुपीरियर का हम लोग, इसके आगे हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। इसका मतलब समझिए, जो सुपीरियर प्लांट को फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा करके देखते हैं। जो सुपीरियर प्लांट हमने चुना था उस प्लांट को फील्ड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा कर देखेंगे कि एक्चुअल में सुपीरियर बना है या नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा बना है या नहीं। इसके लिए हम लोग प्लांट को अलग अलग एरिया में भेजते हैं, अलग अलग कंडीशन में उगाने के लिए देते हैं फार्मर को टेस्टिंग के लिए। फार्मर इसको उगाते हैं, अगर सही रिजल्ट आया तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो प्लांट ब्रीडिंग कराए वो सक्सेसफुल हुआ। उसके पश्चात इसका नामकरण किया जाता है, जो सुपीरियर प्लांट बना है उसका, और उसके मार्केट में बेचा जाता है। नामकरण करने का काम या कमर्शियलाइजेशन के लिए अप्रूवल देने का काम ICAR का होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। ठीक है, इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।